नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबके मन में एक दुविधा चल रही है कि क्या भूगोल का सिलेबस चेंज हो गया है, क्या एनडीए का सिलेबस चेंज हो गया है, तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो आपको क्लियर करना चाहते हैं कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस सेम है। जीएस का, खासकर हमारा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसका। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इकोनॉमी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहां पर ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, भूगोल देख रहे हैं। किसी भी सिलेबस को पढ़ने की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। उसी स्ट्रेटजी के तहत जब आप काम करते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका है कि क्रोनोलॉजी में पढ़ना है। लेकिन वहीं जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो बेटा सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। बिना सीक्वेंस के आप ज्योग्राफी सीख ही नहीं सकते। तो ज्योग्राफी को अगर सीखना है तो मैं आपको बताऊं, ये जो आप ज्योग्राफी देख रहे हैं बेटा, इसमें आपको ये दो बिंदुओं पर बहुत फोकस करना है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी पर बेटा, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी पर फोकस करना है और एक रीजनल ज्योग्राफी पर। रीजनल ज्योग्राफी पर आपको फोकस करना है। ये जो रीजनल ज्योग्राफी है ना बेटा, ये इसे हम भारत और विश्व में बांट सकते हैं। भारत और विश्व में बांट सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में मैप स्टडी है। ये मैप स्टडी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी है बेटा, इसको हम अगर हम इस भौतिक भूगोल की बात करें, इस भौतिक भूगोल की अगर हम चर्चा करें तो इसमें कुछ सेक्शन हैं, जैसे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल आप देख रहे हैं, जैसा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। जैसे हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। और जब आप इन तीनों को मिला देते हो तो फिर एक स्फीयर बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। आपका जो एनडीए का पार्ट है बेटा, वो एनडीए में फोकस किस पर करना है? तो बच्चे इस पर फोकस करना है, इस पर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट। यहां से 80% क्या आप बोल सकते हैं, 90% क्वेश्चन आते हैं। इसी फिजिकल ज्योग्राफी से 90% क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसी फिजिकल ज्योग्राफी से। यानी और इस फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना अगर है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी को मेंटेन करना है तो आपको इसे कैसे तैयार करें, इसे कैसे तैयार करें अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर इसको कैसे तैयार करें, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि इसके लिए बेटा आपको एनसीईआरटी 11 क्लास की, 11th क्लास की, जिसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की जो बुक है, ये 11th क्लास में आपको क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल
के मूल सिद्धांत से संबंधित जो पुस्तक है उसको तैयार करना है। और इसके साथ में क्या पढ़ना है, इसके साथ मेरे नोट्स पढ़ना है, मेरे नोट्स पढ़ना है, मेरे नोट्स पढ़ना है, तब आप सेलेक्ट होंगे। 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है, वो आप 100% तब कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी क्लास को अब देख लेंगे और मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे। अगर आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बेसिक लेवल से इतना बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आप जा सके। आप कोई भी बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तब भी आप 100% करके आएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा मेरी क्लास से। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि सिलेबस अगर हम देखें तो देखो पृथ्वी का आकार एवं गतियां यहां दिया गया। अब ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है पृथ्वी का आकार एवं गतियां, तो इसके अंदर सब टॉपिक देखो, पृथ्वी का आकार एवं विस्तार, अक्षांश एवं देशांतर, समय की अवधारणा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी की गतियां में उनके प्रभाव, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें से सबसे अगर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो अक्षांश और देशांतर रेखा का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आप देखो सौर मंडल एवं ब्रह्मांड, अब की बार यहां से भी एक क्वेश्चन आया, ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आया। तो यहाँ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, सूर्य में उसका महत्व, सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति जानना है आपको। फिर आप देखोगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संरचना और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत तो पढ़ने ही, लेकिन ये जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों के प्रकार एवं वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, हर साल मिलता है। फिर भूमि आकृतियों में उनका विकास अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी प्रणालियां में उनका महत्व, हिमनद मरुस्थल में उनका महत्व, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, हमेशा नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर के दिखते हैं, एक क्वेश्चन मिल जाता है। मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति में आप आ जाओ तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टफ टॉपिक है। अगर आप मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति को देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा कि मिट्टी किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि अपक्षयित चट्टान को ही मृदा कहते हैं, यानी जब चट्टानें अपक्षयित होती, जब चट्टानें टूटती हैं तो मृदा का निर्माण होता है, तो वो कैसे होता है उस प्रोसेस को समझना है। फिर इसके बाद जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा फुल वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आर्द्रता, जलवायु के प्रकार एवं प्राकृतिक वनस्पति, ये पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है यार भाई। इस पूरे यूनिट को आपको तैयार करना होगा। आप देख रहे हैं बेटा फिजिकल ज्योग्राफी ही चल रही है यहाँ पर। अब इससे प्राकृतिक आपदाएं एवं भूगर्भीय घटना, तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। अब आपको सुनामी एवं चक्रवात भी पढ़ना है, एलिनो एवं लालिना भी पढ़ना है, अभी इस समय एलिनो की घटनाएं आप देख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम को लेकर के भूकंप एवं ज्वालामुखी, अब की बार एलिनो से क्वेश्चन आएगा 100%, क्योंकि एलिनो इस समय चर्चा में, तो एलिनो से अब की बार क्वेश्चन आने वाला है, यह बिल्कुल कंफर्म है। क्लियर? आगे देखिए महासागरीय विज्ञान में बेटा इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, महासागरीय धाराएं यानी जो ओशियन करेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट। बाकी आपका टॉपिक ज्वार एवं भाटा भी है। भारत के क्षेत्रीय भूगोल में आप आ जाइए तो जलवायु का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नदियों का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइड में पढ़ लेना है। अब भारत का परिवहन एवं व्यापार आप देख सकते हैं, साथ में विश्व का भूगोल देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको यहां पर जानना है तो ये प्रमुख जो समुद्री बंदरगाह है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान लीजिएगा। समुद्री बंदरगाह से संबंधित एक आध क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। विश्व के भूगोल से कभी एक क्वेश्चन आया, कभी नहीं आया, ऐसी स्थितियां। ये जो क्वेश्चन लगा हुआ है ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, और बेटा भूपर्पटी से संदर्भित क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन, समझ रहे हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन है 2026। इस क्वेश्चन को आप देखिए और जज करिए आपको आता है कि नहीं आता, बाद में जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इसके बाद आप जरा देखो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आ जाओ, जिसमें हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, यानी इकोनॉमी पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं। और इसके सिलेबस में बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ इकोनॉमी में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बस। इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर कितने? 2 बस। और वो 2 जो आ रहे हैं वो सिर्फ 5 ईयर प्लान से आते हैं यार। ज्यादा इधर उधर भटकने नहीं, ज्यादा समय नहीं देना आपको, समझ रहे? तो अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ो, परिभाषा पढ़ो, ये सब पढ़ो आप, लेकिन फोकस आपका कहां पर होना चाहिए? इस पंचवर्षीय योजना पर फोकस होना चाहिए। ये यहीं से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 ईयर प्लान 1 चैप्टर इकोनॉमी में तैयार कर लो, आपका 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और उससे ज्यादा आता नहीं। हर साल यही स्थिति बनी रहती, तो आप ज्यादा एनर्जी इधर उधर क्यों लगाओगे? बाकी मैं पढ़ाऊंगा आपको सब पूरा फुल। आगे ये निर्धनता है ना, देख रहे हैं, आर्थिक नियोजन में बेरोजगारी है, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर, ये भारतीय कृषि का परिचय, ये आपके ज्योग्राफी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट, तो हम दोनों में इसकी चर्चा करेंगे। फिर आगे देखो कि मुद्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकवित्त है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं। और ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनडीए 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूछा गया क्वेश्चन है। यानी देखा, इकोनॉमी में सिर्फ पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा, तो हम क्यों ना इकोनॉमी के पंचवर्षीय योजना टॉपिक को जबरदस्त तरीके से पढ़ें, बाकी अन्य चीजों को भी पढ़ें, लेकिन उतना समय हम ना दें उस पर। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी, समझ रहे हो, यानी रणनीति जो है बेहतर है, तो वो आपको सफल बनाएगी। रणनीति कैसी होनी चाहिए बेटा? व्यक्ति सापेक्ष रणनीति होती है। देखो, स्ट्रेटजी इस प्रकार हो कि कम समय लगे, समझ रहे बेटा? कम लागत, पैसा भी कम लगे, कम लागत लगे, और कम प्रयास करना पड़े। ये नहीं कि बार बार फेल हो रहे हैं, कम प्रयास करना पड़े, है ना, ये आपको ध्यान देना है। और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसी रणनीति होनी चाहिए बेटा। ये व्यक्ति सापेक्ष रणनीति होती है। हम जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम उसको समझेंगे, मेरी वीकनेस क्या है उसको समझेंगे, और उस हिसाब से काम करेंगे। कम समय मुझे देना है, कम लागत भी, पैसा भी कम लगे, प्रयास भी कम करना पड़े, और हम सक्सेस हों, हमें लक्ष्य मिले, इस प्रकार पढ़ना है। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी के 100% क्वेश्चन आपको देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा।